बिल्कुल, इसी के बाद जब राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीरें भी आई हैं, जब लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की, राबड़ी देवी से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि जो बातचीत करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी, वो बातचीत हो गई है। और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि अगर पटना में ये कार्यक्रम रखा गया एक कि उसी दिन राहुल गांधी का कार्यक्रम वहां होना और उसी दिन वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी आरजेडी की जो बैठक बुलाई गई उसका भी एक दिन होना, तो ये तय था लगभग कि लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात भी लगभग तय मानी जा रही थी। तो इसके बाद अब तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया, पहले वो सुन लेते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो हमने पूरा उनका बयान देखा। देखिए, पूरा बिहार का नाम देश भर में शर्मसार इन्होंने कर दिया। हम लोगों का माथा इन लोगों ने झुकाने का काम किया। नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार का बयान, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि पहले कोई महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। इससे घटिया और शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता। बिहार की महिलाओं आज जो है शर्मसार हो गई होंगी इस तरह का मुख्यमंत्री के मुंह से बात सुन करके। क्या नीतीश जी बताएं कि पहले बिहार की महिला पत्ता लगा के घूमती थी क्या? नीतीश कुमार जी, आप अपने पार्टी की महिला विधायकों से, महिला मंत्रियों से पूछिए कि वो लोग पहले नंगी घूमती थी क्या? आपका क्या कहने का मतलब है? वो बताएं, महिला विधायक बताएं। जो आज नीतीश कुमार जी महिला मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि वो पहले कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी। इस तरह का बयान बिहार की माताएं बहनों का अपमान जो ये कर रहे हैं, ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं। और लगातार एक बार नहीं, ये बार बार जो है ऐसी बात, घटिया बात, घिनौनी बात जो है मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। महिला पहले सम्मान भी पहनती थी, स्वाभिमान भी पहनती थी। क्या इस तरह की बातें ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? लगता है कि इनके आने के बाद ही संसार बना है, इनके जाने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या बात करते हैं? तो आप सोच लीजिए, हम बार बार बोलते रहे कि मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी द्वारा जो है बिहार चलाया जा रहा है। ये इनका ये बयान साबित कर दिया है कि ये बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए। इनके पास कोई विजन नहीं है, थक चुके हैं। ये साबित हो गया है इनके इस बयान से। तो इसका हम लोग घोर निंदा हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। अब यहाँ ये समझिए अविनाश जी कि एक तरफ लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, वहीं राहुल गांधी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टारगेट किया। और अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अब आपके लिए दरवाजे बहुत ज्यादा दिन तक नहीं खुले रहेंगे। और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई लालू यादव से, और अब एक बार फिर जो नीतीश कुमार जो बयान दे गए हैं उस पर तेजस्वी यादव ने खुलकर उन पर हमला किया और साफ कहा कि वो अब राज्य चलाने के योग्य ही नहीं रह गए हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको कि जो नीतीश कुमार ये बयान दे गए हैं, क्या जो असमंजस की स्थिति है अभी वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, ये जो बहुत ज्यादा फंसी हुई स्थिति है, क्योंकि उनको जेडीयू भी जाती हुई दिखाई दे रही है हाथ से, सीएम की कुर्सी भी जाती हुई दिखाई दे रही है हाथ से, उनके सहयोगी उनसे दूरी बना रहे हैं, जीतन राम मांझी तो उनके काफी करीबी हैं, पशुपति पारस को लेकर अभी स्थितियां ऐसी हैं कि वो शायद महागठबंधन में साथ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी को लेकर टेंशन में हैं। और इसके अलावा अंदर खाने जो उनके अपने करीबी हैं, संजय झा की अगर हम बात करें या हम ललन सिंह की बात करें, और आरसीपी सिंह जो पहले उनके करीबी रहे, अध्यक्ष भी रहे पार्टी के, हालांकि उन्होंने अब अपनी पार्टी अलग बना ली है, वो भी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्या जो नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा बहुत अजीब जो स्थितियां हैं उनकी, आरसीपी सिंह की भी पार्टी जो बन गई और उन्होंने भी दूरियां बना ली हैं, ललन सिंह से तो पहले ही खटपट की खबरें चली रही हैं अंदर खाने, जिस तरह से वो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। हर मुद्दे पर जो बीजेपी ने जो भी फैसले लिए मोदी सरकार ने उसका समर्थन करते हुए दिखाई दिए ललन सिंह। तो कहीं ना कहीं क्या ये बौखलाहट है, नीतीश कुमार जो ये बयान दे गए हैं, क्या वो जो असमंजस की स्थिति है वो उनके बयानों में दिखाई दे रही है, जो ये बयान उन्होंने विवादित दे दिया है, जिस पर अभी तेजस्वी यादव ने उन पर जमकर हमला बोला है? और क्या जो तेजस्वी यादव
यादव पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं बचाव करते हुए दिखाई दे रहे थे, ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि नीतीश कुमार तो के हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है, उनका रिमोट कंट्रोल तो कई और लोगों के हाथ में। हालांकि अभी भी उन्होंने ये बात कही है, लेकिन आज जो उनका बयान जो अभी हम सुन रहे थे, ये पिछले कुछ बयानों से ज्यादा तल्ख दिखाई दिया है। तो क्या लालू यादव और राहुल गांधी की जो मुलाकात हुई है उसके बाद कुछ उसमें मुलाकात में कोई ऐसा फाइनल डिसीजन लिया गया है नीतीश कुमार को लेकर, इसलिए तेजस्वी यादव का रुख इतना ज्यादा कड़क दिखाई दिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो राहुल गांधी हो और चाहे लालू यादव हो, दोनों बीजेपी और आरएसएस के ऊपर तो तीखे हमले कर रहे थे, लेकिन नीतीश को लेकर वो थोड़ा सा नरम रुख अपनाए हुए थे। लेकिन अब जब राहुल गांधी वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक तरीके से इशारों में नीतीश को बता दिया है कि लालू यादव ने तो दरवाज़ा खोला था 1 तारीख से, वो अभी भी खुला हुआ है, लेकिन अब सीधे सीधा जो इंडिया गठबंधन है उसने बता दिया है कि भाई आपको जो फैसला लेना हो आपको जल्दी लेना है, अब हम आपका बहुत ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। और जिस तरीके का बयान आया है नीतीश कुमार का, बहुत ही शर्मनाक बयान है, लेकिन सीधे सीधा ये नीतीश कुमार की स्थिति भी बता रहा है, जिस तरीके का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। जब आपके ऊपर जबरदस्त दबाव होता है तो कई बार आप जो चीज़ बोलना चाह रहे होते हैं वो चीज़ नहीं बोल पाते, आपके मुंह से कुछ और निकल जाता है, और वही स्थिति नीतीश कुमार की भी दिखाई दे रही है। बीजेपी उन पर जो दबाव बना के चल रही है, उनके करीबियों को उनसे दूर कर रही है, और वही दबाव नीतीश कुमार के बयानों में साफ साफ झलक रहा है। जैसे आपने आरसीपी सिंह की बात की, आरसीपी सिंह ने पहले भी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की थी, उस अपनी ही पार्टी में रहते हुए बीजेपी उनको एकनाथ शिंदे और अजित पवार बना रही थी, लेकिन नीतीश कुमार समय पर ही संभल गए और उन्होंने अपनी पार्टी को एकजुट करके आरसीपी सिंह को ही किनारे लगा दिया। जब आरसीपी सिंह को उन्होंने पार्टी से बाहर किया तो आरसीपी सिंह का ठिकाना क्या बना था? आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी के लिए ही वो पार्टी तोड़ रहे थे, और जब पार्टी नहीं तोड़ पाए तो फिर भाई बीजेपी की मजबूरी ये हो गई थी कि भाई जिस आदमी ने अपना मंत्री पद दांव पर लगा दिया, अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया, तो भाई उसकी इतनी मदद तो की जाए। तो बीजेपी ने आरसीपी सिंह को शामिल कर लिया पार्टी में, लेकिन आरसीपी सिंह को बीजेपी ने कोई भी पद नहीं दिया। बिना पद के आरसीपी सिंह एक कार्यकर्ता की हैसियत से रह गए थे। और जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, एनडीए में शामिल हुए, तो आरसीपी सिंह से बीजेपी के वहाँ के जो लोकल लीडर थे उन्होंने भी दूरियां बनाना शुरू कर दी कि भाई उनके लिए नीतीश कुमार ज़्यादा जरूरी हो गए थे। तो अब नीतीश कुमार के आने के बाद आरसीपी सिंह को तो पता था कि भाई अब बीजेपी में अपनी राजनीति नहीं चल पाएगी, दुकान राजनीति की, तो फिर वो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। लेकिन ये कहा जाता है आरसीपी सिंह आज भी बीजेपी हाईकमान के एकदम करीबी हैं, और चुनाव में जब भी गठबंधन होगा, जो भी सीट बंटवारा होगा, तो आप देखेंगे आरसीपी सिंह की पार्टी से जो कैंडिडेट उतरेंगे उसमें से अधिकतर कैंडिडेट वो होंगे जो बीजेपी की टिकट से दावेदारी कर रहे थे। वो सीट जेडीयू के खाते में चली जाएगी, तो बीजेपी की टिकट का जो दावेदार नेता होगा वो आरसीपी सिंह की पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब बीजेपी का दावेदार होगा तो वहाँ लोकल बीजेपी का जो कैडर होगा वो फिर जेडीयू का प्रचार नहीं करेगा, वो फिर आरसीपी सिंह के साथ होगा, और बीजेपी का जो वोट होगा वो ट्रांसफर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ होने की जगह वो आरसीपी सिंह की तरफ चला जाएगा। तो नीतीश कुमार के लिए तो कई तरीके की एक तरीके से परेशानी खड़ी हुई है कि अजित पवार के रोल में बीजेपी चिराग पासवान को तैयार कर रही है, आरसीपी सिंह को उन्होंने अलग तैयार कर रखा है, प्रशांत किशोर का मामला अलग नीतीश के गले में फंसा हुआ है। तो और सामने जो पार्टी है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान है, आरजेडी तो उनका यदि आमने सामने की लड़ाई होगी तो घोषित रूप से दुश्मन होगा, वो सामने दिखाई देगा। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जो अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को खोखला कर रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा खतरा नीतीश कुमार को होगा। और अगर नीतीश कुमार इसी परिस्थिति में चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो ये मान के चलिए पिछली बार उनको 43 सीटें मिली थी, इस बार उनको 23 सीट हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी की रणनीति यही है कि नीतीश कुमार को कम से कम सीटों पर सीमित कर दिया जाए चुनाव में भी, और उम्मीदवार पहली बात तो सीट शेयरिंग होगी, पहली कोशिश तो यही चल रही है कि नीतीश कुमार को 80-90 सीटों के अंदर सीट शेयरिंग में सीमित कर दिया जाए, और उसके बाद उनकी सीटों की संख्या जब चुनाव हो तो 25 से 30 सीट से ज़्यादा वो चुनाव ना जीत पाए, ताकि नीतीश कुमार खुद ही कह जाएं कि भैया बीजेपी से कह दें कि आप अपना ही सीएम बना लीजिएगा। ये बीजेपी की रणनीति इस पर काम कर रही है। और नीतीश कुमार अगर पाला नहीं बदलते हैं अब, क्योंकि अब ये मान के चलिएगा उनके पास में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, फरवरी में यदि वो अपना फैसला नहीं लेते हैं, अमूमन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जनवरी में वो फैसला कर लेते हैं, अगर जनवरी और फरवरी में वो पाला नहीं बदल रहे हैं तो मान के चलिएगा कि फरवरी के बाद से महागठबंधन की तरफ से जो हमले बीजेपी पर हो रहे हैं उससे ज़्यादा तीखे हमले नीतीश कुमार पर होना शुरू हो जाएंगे। और नीतीश कुमार के तो बयान ही जिस तरीके के आ रहे हैं वो महागठबंधन को खाद पानी तो खुद ही देते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है आने वाला समय बिहार की राजनीति के लिए अगला 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।